बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना शुरू किया था। एटम एंड मॉलिक्यूल्स से होते हुए मैंने जैसे बताया था कि हम सीधा दोनों चैप्टर को कंटिन्यूएशन में करेंगे और एटम एंड मॉलिक्यूल्स के साथ में ही बीच में स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वैलेंसी वाला पार्ट है वो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कवर करने के बाद हम करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपने पास क्या किया था, हमने पूरा डिटेल में करते हुए एटम के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एटम डिस्कवर हुआ था। एक बार आज थोड़ा सा उसे विजुअलाइज करते हैं और वहीं से वापस स्टार्ट करके आगे का टॉपिक प्रोसीड करेंगे। अपने पास सबसे पहले जब हमने एटम के बारे में बात करी थी तो सबसे पहला कौन सा था बच्चे? थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ऐसा कुछ अज्यूम किया गया था। यहां पर जितना भी ये कलर्ड पार्ट, ब्लूइश पार्ट तुम्हें दिख रहा है वो सारा क्या है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज। ये है कि नहीं वो अभी चेक करेंगे, लेकिन साइंटिस्ट ने सजेस्ट यही करा था, थॉमसन जो थे उन्होंने सजेस्ट यही करा था कि ब्लू वाला पार्ट सारा क्या है? पॉजिटिव। एंड जो ये बीच में छोटे छोटे से सीड्स जैसा दिख रहा है कुछ, ये सारे क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है कहीं कहीं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज दोनों का मिला जुला के बराबर ही है। तो उसके बाद जब रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई, मार्सडेन और गाइगर ने जिस टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया, क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स के आगे गोल्ड फॉइल को एक्सपोज किया था। अब हम वही करके देख रहे हैं। ये मेरे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। उनको जब हम अल्फा पार्टिकल्स के आगे जब हमने गोल्ड फॉइल को एक्सपोज किया तो एक तरह से जूम्ड व्यू में देखें तो ये अगर हमारा एटम है तो अल्फा पार्टिकल्स अनस्कैटर्ड जाने चाहिए, ऐसे सीधा ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सारा बहुत अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी तरीके से कुछ डिविएशन, किसी तरीके से कोई डाइवर्जन अल्फा पार्टिकल्स की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो तब वहां पर हमें पता चला कि ये ऐसा नहीं हुआ था। जब ये एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया गया तो यहां पर अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअल में इस तरीके से जा रहे थे। ये दिख रहे हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है, ये पूरा एटम है और ये एटम का सेंट्रल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास, दैट इज सेंटर के पास जा रहे हैं, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और जो जितना दूर है उतनी डिफ्लेक्शन कम है। इससे क्या हो रहा है? देखो, अगर इतना हो रहा है, जैसे कि अभी मैं न्यूक्लियस को थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा कर देते तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है तो दिख रहा है यहां वाले कम डेविएट हो रहे हैं। न्यूक्लियस जितना मैं बढ़ाता जा रहा हूं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जितने इंक्रीज करता जाऊंगा, ध्यान देना इसी पे। अब देखो, मैंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा बड़े कर दिए, बहुत ज्यादा कर दिए तो हैवी न्यूक्लियस हो गया बहुत। तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी हो गई है कि दिख रहा है यहीं से डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। दैट मीन्स अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया जो कि अल्फा पार्टिकल्स को रिपल्सिव फोर्स दे रहा है। अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या? अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर उनको रिपल्सिव फोर्स मिल रही है, अंदर से कुछ धक्का मुक्की मिल रही है, वो सिर्फ तभी मिल सकती है जब अंदर लाइक चार्ज होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां से कंक्लूजन निकला था कि इंटायर पॉजिटिव is concentrated at the center and along with that positive there is something which is neutral और उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। ये क्लियर है? तो ये मार्सडेन और गाइगर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया? दैट एंटायर पॉजिटिव इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। लेकिन आगे क्या गड़बड़ हुई इस रदरफोर्ड मॉडल में? उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में कुछ ठीक बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि वो सब स्पाइरल की तरह घूमता जाएगा और किसी ना किसी दिन आके पास आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो नहीं समझा पाए थे। थॉमसन ने क्या सही समझाया? दैट एटम इज न्यूट्रल, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। रदरफोर्ड ने क्या समझाया? दैट द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, व्हिच इज 1000th साइज ऑफ एटम। 1000 गुना छोटा है एटम से न्यूक्लियस और वहीं सारा पॉजिटिव कंसंट्रेटेड है। इसके बाद मॉडल कौन सा आया था? बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने इन सारी बातों को मिला जुला के एक फाइनल कंक्लूजन दिया था कि जो हमारे पास एटम है वो कुछ इस टाइप का होता है जिसके अंदर सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। मिला जुला के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेगा?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, एटॉमिक नंबर। ऐसे ही रहे। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं प्लस कर देता हूं तो ये क्या बनता है, एटॉमिक मास। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। और अगर सेंटर में यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन्स, उसके आसपास ये क्या है बच्चा, ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल के अंदर हैं इनका नाम हमने रखा है के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल का फॉर्मूला क्या था, 2n²। और इससे हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। अगर हम इसके अंदर वैल्यू डाल रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगली शेल में 8 आ सकते हैं, फिर उसके बाद 18 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, और ऐसे चलता जाएगा। तो हमने समझने के लिए अभी सिर्फ ऑक्टेट रूल रखा था। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यही रखेंगे कि 288 से हमारा काम चल जाएगा, वरना 2, 8, 18, 32 के तरीके से सक्सेसिव ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। ये बात ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम वैलेंसी निकालना चाहते हैं, हम कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो हमारा इतना कंसेप्ट काम चला देगा कि पहली शेल में 2 और उसके बाद 8-8 करके चलते जाए। अब देखो ये हो क्या रहा है। पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो हम बात कर रहे हैं बच्चा कंबाइनिंग कैपेसिटी की। अब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हमने कल यहां तक पूरा डिस्कस कर लिया था। अब ये चीज तुमने देखी है कहीं, ये चीज कहीं देखी है, अपने क्लासरूम्स में लगी हुई है ना। अगर उस वाले पार्ट को छोड़ दें तो कहीं देखी है, अभी नहीं देखी है। तुम 10th क्लास के अंदर भी, अब तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, +1 में जाके बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। ये होता है बच्चा पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली है क्या, जिस टाइम पे एटम्स की डिस्कवरी हो रही थी तब से लेके अब तक आते आते जितने भी एटम्स है उनको किसी सर्टेन फॉर्मेट में अरेंज करना जरूरी था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अरेंज किया। जैसे किसी ने, जैसे डोबिनियर ट्राइड से शुरू होके फिर उसके बाद हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड से आते हुए हमने मेंडलीफ से आते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मूसले के थ्रू, और उसके थ्रू आते आते अब ये सारा जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया। इसमें फॉर्मुलेशन का क्यों बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है कि रैंडम नंबर्स रख दिए हैं, ये बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली बोला गया था दैट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद जो भी एटम आएगा वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करनी शुरू कर देगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे आएगा कि नहीं, और वो संडे वाला दिन फिर सेम प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। मैं वेडनेसडे से स्टार्ट करता तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे आएगा। तो हर बार ये सेम प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। एक सर्टेन पीरियड के बाद हर चीज खुद को रिपीट करेगी। ऐसे ही एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद सारी प्रॉपर्टीज खुद को रिपीट करेंगी। अब यहां पर एटॉमिक नंबर में ध्यान देना, यहां क्या है बच्चे, हाइड्रोजन, ये है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब हो क्या रहा है, पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2। एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के पास था, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास थे, हीलियम के पास। जितने आ सकते थे उतने ही अगर किसी के पास हैं तो पूरा पूरा वेल डिफाइंड ऑर्बिटल भरेगा। अगर किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में लिखेंगे और कंसेप्ट समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब देखो अगर मैं इसका एटम बनाऊं, हाइड्रोजन का एटम अगर ड्रॉ करें, हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें कितने प्रोटॉन आएंगे, सिर्फ 1, है ना। और इसके आसपास, अब देखो मैं प्रोटॉन्स नहीं बनाऊंगा बच्चे, प्रोटॉन्स क्योंकि बहुत छोटी जगह और उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस है, यहाँ साइड में लिखता चलूंगा। मेन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को बनाऊंगा सिर्फ शेल्स में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पहली क्या आई, पहला शेल, न्यूक्लियस के आसपास आया पहला शेल।
अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चा? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो प्रोटॉन्स चलो अंदर, इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे? यहां पे। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? सिर्फ 1, क्योंकि है ही एक, मैक्सिमम 2 आ सकते थे, पर इस बेचारे के पास है ही एक, तो एक ही आएगा कि नहीं, है ना। अब आते हैं हीलियम के बारे में। देखो जरा, हीलियम के बारे में अगर पढ़े, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अब 2 होने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चा? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2। यही बात है। अब एक देखो, अगर ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास जो ये शेल है पहली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? मैक्सिमम 2, और 2 ही इसके पास हैं। तो जितने आ सकते थे उतने ही हैं। ये तो फुली फिल्ड है, प्रॉपर सेट है, जितने होने चाहिए थे उतने हैं। तो ये क्या हुआ? ये स्टेबल हुआ। ये क्या हुआ? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ये स्टेबल हुआ, ये नोबल गैस है। ये क्या हुआ? नोबल गैस। ठीक है, एक एक करके अभी चलते जाएंगे, तो और आगे जो आएंगे उनको बताऊंगा मैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, हीलियम के बाद बचा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो अगर एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 3 ही रहेंगे। न्यूक्लियस बना यहां पे, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। अब देखो, अगर पहली में 2 आ सकते हैं, इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली में अगर 2 आ गए हैं, बचा हुआ अगली शेल में जाना चाहिए कि नहीं, है ना। पहली शेल में तो सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, तो जो बच गया वो कहां जाएगा बच्चे? नेक्स्ट शेल के अंदर मूव ऑन करेगा। तो ये यहां पहुंच गया। समझ में आई बात? क्लियर है? अब पहली शेल में 2 होने चाहिए थे, अगली में तो 8 होने चाहिए थे। इसके तो 8 नहीं हो सकते हैं, ये तो बहुत पीछे रह गया, अभी 1 है सिर्फ। 7 और इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? तो हर एटम एक कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा? अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने की, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने की। इस बात को अभी ध्यान में रखना, जैसे जैसे टॉपिक प्रोसीड करेगा मैं इस बात को वापस रिपीट करूंगा। मैंने अभी सिंपल क्या बोला? हर एटम कोशिश करेगा अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने की। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये समझ में आ गई किस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो एक और रैंडम में उठा लेता हूं, कार्बन के बारे में लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 6। 6 का मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 6, जिसको मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो 2 और 4। पहली शेल में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही आएंगे। पहली शेल में तो आ ही मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, अगली शेल में 8 आ सकते थे, पर इसके पास टोटल बचे ही 4 हैं, तो 4 हो गए। अगर मैं उसके बाद चलते चलते ऑक्सीजन पे आऊं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चा? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 ही होंगे, पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दें। 8 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 2 और 6, क्योंकि पहली शेल में सिर्फ 2 आ सकते थे, बचे हुए अगली शेल में 8 आने थे। इसके पास 8 हैं ही नहीं, कितने हैं बच्चा? 6 हैं। तो पहली शेल में 2 और अगली शेल में 6, हुआ कि नहीं? अब पहली शेल में 2 और अगली शेल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हुआ कि नहीं, है ना। अब ऐसे ही ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्या आएगा? फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर 9 होता तो यहाँ पे 2 और 7 होके 7 आ जाते। उसके बाद फ्लोरीन के बाद हमारे पास आता है नियॉन। हमने हीलियम किया था, अब नियॉन पे ध्यान दे। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, तो 10 को मैं कैसे ब्रेक करूं? पहली शेल में 2, अगली शेल में 8, ऐसे ही होगा। पहली शेल में 2, अगली शेल में 8। अब अगर ऐसा है, ये न्यूक्लियस, इसके आसपास कितने, ध्यान देंगे, देखो पहली शेल में कितने हैं बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक यहां पे, एक यहां पे, अगली में कितने हैं? 8। कितने आ सकते थे? कितने आ सकते थे? 8 ही आ सकते थे। पूरे पूरे हैं, जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा है कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए था भाई, पहले में 2 होने चाहिए, अगले में 8 होने चाहिए। बाकी सारों में ऊपर नीचे है। किसी के पास 2 के बाद एक एक्स्ट्रा आ गया, किसी के पास 8 से कम रह गए हैं। लेकिन हीलियम के बाद जब हमने नियॉन देखा तो क्या देखा? हीलियम में 2 होने चाहिए थे, पहले शेल में 2, पूरे पूरे सेट।
नियॉन में 8 होने चाहिए थे, सेकंड शेल में 8, पूरा पूरा सेट। कुछ समझ में आ रहा है? हीलियम क्या था? नोबल गैस। नियॉन क्या है? नोबल गैस। हर एटम इनके जैसा बनने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जैसे अब मैं एक और चीज में ये मिटा दूं बच्चा, इरेज कर दूं ना। ये देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं? सोडियम के बारे में लिखे। सोडियम का लिखो बच्चे। सोडियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक मिनट। अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, यही बनेगी, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2, 8 और 1। क्यों? पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। अगली शेल में कितने आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद जो बच गया वो अगली शेल में जाएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? 1। क्लियर है? ऐसे ही सोडियम के साथ चलो आगे चलते चलते मान लेते हैं, काम कर तुम फास्फोरस के लिए लिखो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देखो जरा कितना है? हाँ जी, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देखो जरा कितना है? यहाँ पे कितना है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8 और 5 आएगी कि नहीं? तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और उससे अगली शेल में कितने आएंगे बच्चा? 5। 1 2 3 4 5। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। लेकिन अगली शेल में कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। इसके तो नहीं है। एक और एक काम करते हैं, क्लोरीन का और लिख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? 2, 8 और 7। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करके ना दिखाऊं तो भी समझ में आ रहा है कि पहली शेल में 2, अगली शेल में 8 और उससे अगली शेल में यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लोरीन के बाद कौन आता है? आर्गन। इस पे ध्यान देना। क्लोरीन के बाद आ रहा है हमारे पास आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना बचा? 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10 और फिर 8, 18। ये फिर से वैसा हो गया जैसा होना चाहिए था, है ना? फिर से वैसा ही हो गया। हमें क्या चाहिए था? आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने। यहां पे 8 हो गए, नियॉन पे 8 थे, फर्स्ट शेल में 2 हो सकते थे, हैं? अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, इधर ध्यान दो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं कि नहीं? इनको क्या कहते हैं? नोबल गैस। तो जितने भी हमारे पास टोटल इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 110 के 10 एलिमेंट इन जैसा बनना चाहते हैं। सारे के सारे बिल्कुल इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा होना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनके जैसा बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अब बने कैसे भाई? इनको इनके जैसा बनने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे कहीं से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने पड़ेंगे, तभी तो इनके जैसा बन पाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़े, जितने इलेक्ट्रॉन्स को का गिव एंड टेक करना पड़े, शेयरिंग करने पड़े, कुछ भी तिकड़म लगा के ये कोई एटम अगर इनके जैसा बनना चाहेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का तिकड़म लड़ाना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। क्या होता है बच्चा? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। ठीक है। अब होता क्यों है ऐसा? क्या चुल है भाई उन्हें नोबल गैस जैसा बनने की? ना बने, क्या दिक्कत है ना? नोबल गैस जैसा होने से हो क्या रहा है? नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, जैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड। और जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ज्यादा लो एनर्जी होगी, और जितनी लो एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिमेट्री, लो एनर्जी और स्टेबिलिटी इंटर रिलेटेड है। तो हर एटम स्टेबल होना चाहता है, हर एटम मिनिमम एनर्जी पे आना चाहता है। To acquire that noble gas configuration, every atom combine or react to gain nearest noble gas configuration. ये बात समझ में आई है? जैसे कि यहां पर हमारे पास लिथियम है। अब लिथियम भाई साहब का एटॉमिक नंबर है 3। ये एटॉमिक नंबर 3 है तो ये क्या करना चाहेगा?
3 का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? 2 वाला। 3 का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है बच्चा? 2 वाला। अब 2 वाला मतलब हीलियम। तो ये लिथियम अगर हीलियम जैसा बनना चाहे तो किसे क्या करना पड़ेगा? लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर इसको ये दे दे किसी को तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा किसी को। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े उसको क्या कहेंगे? वैलेंसी। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है? +1। अब प्लस क्यों? अब इस कंसेप्ट को समझना कि जो डोनेट कर रहा है, जिसको अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी को हम क्या लिखते हैं बच्चे? प्लस। प्लस क्यों लिखते हैं? केटाइन बनता है वो, क्यों? समझो जरा। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे 3। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चा? इसके पास प्रोटॉन्स हैं 3। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। यही होता है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव। अब 3 ही पॉजिटिव थे, 3 ही नेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो लिथियम भाई साहब है वो क्या कह रहे हैं? लिथियम कह रहे हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, पर ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं किसी को दे दूं। यही बोल रहा है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक बात बताओ, क्या अंदर से न्यूक्लियस से प्रोटॉन गया? अंदर तो +3 के +3 ही हैं, उससे तो कुछ नहीं हिला। न्यूक्लियस में से तो कुछ नहीं गया, गया कहां से? सिर्फ यहां से। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब ये क्या बन गया? नेट चार्ज गिनो, +3 -2, +1 का चार्ज आया कि नहीं? तो जब लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उस पर नेट चार्ज कितना बन गया? पॉजिटिव। कितना? 1 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? कैटाइन। ये क्या बन गया? कैटाइन। जब भी कोई एटम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, अपने पास से छोड़ेगा, तो हमेशा उस एटम के ऊपर क्या बन जाएगा? वो एटम क्या बन जाएगा बच्चे? कैटाइन बन जाएगा। और उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? n पॉजिटिव का। समझ में आई ये बात? कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा? कैटाइन। और उस पर चार्ज कितना आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ता जाएगा। एक छोड़ेगा तो 1 पॉजिटिव, 2 छोड़ेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 छोड़ेगा तो 3 पॉजिटिव। ये समझ में आई है? और जितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने पड़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। पक्का? कोई एग्जाम्पल एक और देखते हैं, अभी समझ में आएगा। ये बात समझ में आई है बच्चा? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम का। ये लिथियम वाला समझ में आया? देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगा? 2 8 2। पहली शेल में 2, अगले में 8, बचे हुए लास्ट शेल में 2 8 2। अब मैग्नीशियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना था? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। तो ये इसके जैसा बनना चाहेगा। अब अगर मैग्नीशियम को नियॉन जैसा बनना है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से पीछा छुटाना है कि नहीं? तो वो क्या करेगा? वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा? +2। तो जो ये मैग्नीशियम का एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के कैटाइन बन गया है, जिसका चार्ज कितना है? +2। समझ में आई है? मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, कैटाइन में कन्वर्ट हो गया विद +2 चार्ज। किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अब 8 के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? 10 वाला ही। अब एक बात बताओ, इसको 10 वाले जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे इसे। तो देखो, किसी को 4 देने हो, 2 देने हो, इसको तो 2 से मतलब है। किसी को कितने देने हैं वो भाड़ में गया, वो खुद अपना देखे। इसको किससे मतलब है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहां से आएंगे वो देने वाला सोचे, 1 देगा या 2 देगा, वो उसका काम है। जैसे मैग्नीशियम को 2 देने थे तो दोनों दे दे,
लेकिन सोडियम को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो खुद आके एडजस्ट करेंगे कि एक एटम देगा या दो, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो चाहिए कि नहीं? तो ये जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा बच्चे? वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एटम्स के पास प्रोटॉन्स कितने थे? कितने थे? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 8। यही था। अब अगर जो दो एक्स्ट्रा आ गए तो -10 का चार्ज और ये +10 का चार्ज, नेट चार्ज कितना निकला? -2 निकला कि नहीं? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, O2 नेगेटिव। समझ में आई है? जो ऑक्सीजन एटम था वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बन गया? एनाइन। क्या बना बच्चा? एनाइन। एनाइन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एनाइन क्या होता है बच्चा? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब एनाइन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा वो। क्लियर है? ये कैटाइंस होते हैं पॉजिटिव आयंस, एनाइंस होते हैं नेगेटिव आयंस। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? -2। जो डोनेट करता है उसकी वैलेंसी होती है +1, जो एक्सेप्ट करता है उसकी वैलेंसी होती है माइनस। ठीक है? जो डोनेट करेगा उसकी पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करेगा उसकी माइनस। अब मैं इसी चीज को एक ढंग से लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा देखना। जिस किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जिस किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में, पहले वैलेंसी को समझते हैं। ये देखो, वैलेंसी समझ में आया बच्चे? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज दी, क्या बताया मैंने? वैलेंसी, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? जितने बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के 2 थे, ऑक्सीजन के 6 थे, क्लोरीन के 7 थे। समझ में आई ये बात? तो जो आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। एंड वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड और डोनेटेड टू गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? अब इसी के अंदर डोनर एटम्स। डोनर एटम्स कौन होते हैं बच्चा? डोनर एटम्स हैं बेसिकली, डोनर एटम्स वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें। कौन कौन डोनेट करेगा? जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिस भी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे क्या करते हैं? डोनेट करेंगे। और जो डोनेट करेगा वो क्या बनाएगा? कैटाइन। तो जिसके पास 1, 2 और 3 हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमेशा क्या होती हैं? बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उनको डोनेट करने हैं। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्लियर है? लेकिन जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 है, जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन होते हैं बच्चा? एक्सेप्टर्स। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेंगे, रखेंगे अपने पास। तो ये दे गेन इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो क्या बनाएगा? एनाइन। एनाइंस क्या होते हैं? नेगेटिव आयन। क्लियर है बच्चा ये? हाँ जी। जिनके शेल में 4 है हाँ, अब मैंने 4 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। 4 वाले ना तो डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, वो करेंगे शेयरिंग। वो क्या करते हैं? शेयरिंग। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना भी बहुत डिफिकल्ट है और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके उनको एडजस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ना तो वो पूरे तरीके से डोनेट करेंगे ना ही वो पूरे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। वो हमेशा कभी भी आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे। वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बनता है। क्लियर है? ठीक बात है, ये समझ में आ रही है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब आयंस बनेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है? ये हम अगले चैप्टर्स के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर भी अगर और समझना है तो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर
एक लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू तुम उस लेक्चर को देखोगे ना तो बहुत डिटेल में मैंने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो इस चैप्टर के एंड में भी एक बार हम डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर बात है बच्चा? ये तो ये समझ में आया। अब देखो, जिनके पास 5, 6 या 7 है उनकी वैलेंसी कितनी आएगी? उनकी वैलेंसी आएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 5 वाले की वैलेंसी कितनी आएगी? 3, क्योंकि 5 वाले को 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 वाले को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 वाले को 6 वाले को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 वाले को 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 माइनस 7 इज 1, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3। तो द 3, 2, 1 जो भी हमने ये लिखा है, दीज आर दी वैलेंसीज ऑफ द एटम्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 इन द आउटरमोस्ट शेल। ये बात समझ में आई है सबको? तो ये हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटरमोस्ट शेल में है। बैक साइड से आ जाओ बच्चा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल में अगर 5, 6, 7 हैं तो वो ये सारे एटम्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। और कितने गेन करेंगे? 5 वाला 3 गेन करेगा, 6 वाला 2 गेन करेगा, 7 वाला 1 गेन करेगा, और यही वैलेंसी कहलाएगी उसकी। और इनकी वैलेंसी क्या होगी? नेगेटिव। अब वैलेंसी से समझ में क्या आ रहा है? वैलेंसी से हमें, वहीं पीछे बैठ जाओ बच्चे। वैलेंसी से हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो, वैलेंसी से समझ में आता है कि अगर हमारे पास, मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं, अभी जो हमने डिस्कस किया था। देखो, हमने बात करी थी बच्चे ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी थी? ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर था 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है। ऑक्सीजन के ऊपर हमने लिख दिया उसकी वैलेंसी -2। डन। वहीं पर अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं तो सोडियम एटम की वैलेंसी कितनी है? +1। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो +1। अब एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। यहां सोडियम भाई साहब के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 करने के लिए 2 चाहिए। तो ये सोडियम कह रहा है कोई नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं, मुझे तो करना ही है। तो क्या ऑक्सीजन सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ। ऑक्सीजन को तो अभी और चाहिए। ऑक्सीजन को अगर सेटिस्फाई होना है तो एक और सोडियम एटम लगेगा जो आके इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। लगा कि नहीं? एक सोडियम ने दे दिया, एक सोडियम ने दे दिया, तो टोटल 2 सोडियम मिलके एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या बन गया? Na2O। 2 सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन। और अगर मैं इसको डायरेक्ट समझाऊं तो क्या होता है? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? -2। इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में। तो ये बन गया Na2, ये क्या बन गया? Na2, ये बन गया O1। अब O1 को 1 लिखने की तो जरूरत होती नहीं, जहां नहीं लिखा है मतलब ऑब्वियस है 1 है। तो ये इस तरीके से Na2O बन जाता है। ये वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आया है? पक्का कोयल? पक्का? देख लो। जैसे अगर मैं मान लो एल्यूमिनियम वाला एक और एग्जांपल देता हूं। एल्यूमिनियम वाले एग्जांपल में क्या होगा बच्चा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आई? +3। ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? -2। तो ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, क्या बनेगा? Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। किसी को दिक्कत? इस तरीके से क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि 2 एटम कंबाइन होके कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। क्लियर है? किसी को परेशानी इसमें? वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो केटाइन बनाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एनाइन बनाएगा। ठीक है, केटाइन एनाइन मिलके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, या दूसरा नाम उसका होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल होता है। क्लियर है? इसी के बेसिस पे ये कुछ एटम्स की वैलेंसीज लिखी हुई हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम खुद वैलेंसीज भी निकाल सकते हैं। पर यहां एक चीज अलग है थोड़ी सी, ग्रुप एटम्स की, पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसीज, इनको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बच्चे। अगर मुझे
पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसी निकालनी है, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, तो इनका एक ही तरीका है बच्चा, फिलहाल मेमोराइज करना। क्या करना है हमें, ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इन सब की वैलेंसीज को याद करना है हमें, ये समझ रहे हो, क्लियर है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसीज को मेमोराइज करेंगे। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखो जिंक की वैलेंसी कितनी है, +2 है ना, जिंक की वैलेंसी कितनी है, +2, वो हम ये निकाल सकते हैं। और वहीं पे मान लो SO3 सल्फाइड बनाना है, मुझे क्या बनाना है, जिंक सल्फाइड। तो मैं कैसे बनाऊंगा बच्चा, जिंक की वैलेंसी कितनी है, +2, सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है, SO3 2 नेगेटिव, तो ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, या 2 और 2 है वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा क्या बनेगा, ZnSO3, और ये क्या बना, जिंक सल्फाइड। अब देखो जिसको याद नहीं है कि SO3 को सल्फाइड कहते हैं उसे वैसे भी नहीं याद आएगा फिर कुछ। तो अल्टीमेटली तुम्हें नाम के लिए सल्फेट के लिए SO4, कार्बोनेट के लिए HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन तो चलो सिंपल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, नाइट्रेट के लिए NO3, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, अमोनियम के लिए NH4, फॉस्फेट के लिए PO4 3 नेगेटिव, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमें याद होंगी तभी तो हमें ये नाम याद होंगे। तो केमिस्ट्री की बेसिक तो यहीं से ही पकड़ में आएंगी। अब मैं कहता हूं तुम्हें कि नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, तो जब तुम्हें यही नहीं पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरीके से बनेगा, कि वो सल्फाइड कहां से लगेगा, या मैं कहूं कि मान लो सिंपल सा कोई भी है कि कॉपर सल्फेट बनाना है, तुम्हें कॉपर का अगर जो मान लो ऑक्सीडेशन नंबर पता भी है, ऑक्सीडेशन नंबर कहो या वैलेंसी कहो फिलहाल सेम है, वो थोड़ा बहुत फर्क होता है इन दो बातों में, लेकिन तुम्हारे लेवल पे 9th क्लास के लेवल पे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सिमिलर है। तो ये जो चार्ज है यही उसकी वैलेंसी है, यही ऑक्सीडेशन नंबर है, यही, और कुछ एटम्स होते हैं वो जो अलग अलग वैलेंसीज पोजेस करते हैं। अलग वैलेंसीज मतलब कभी वो 1 इलेक्ट्रॉन देके भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन देके भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। उस बारे में तुम्हें अभी इतना नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, वो एक अलग लेवल की, थोड़े से ऊपर के लेवल की बात आएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ोगे डिटेल में। अभी सिंपल वो अपना 288 के हिसाब से नॉर्मल जिस तरीके से वैलेंसीज निकाली हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, अगर 1 2 3 है तो वही उसकी वैलेंसी, अगर 5 6 7 है तो 8 में से माइनस कर दो, जो नंबर बचेगा वही उसकी वैलेंसीज है, उसी बेसिस पे उस पे चार्ज दो, क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड बनाते जाओ। समझ में आई है बच्चे। तुम्हारा नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पॉलीएटॉमिक आयंस के वैलेंसीज, और साथ में ये जो नोट्स के अंदर तुम्हारे पास सबके पास अपने नोट्स हैं, उनके अंदर ये एक एक्स्ट्रा पेज ऐड किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस को मैंने कंबाइन किया है। ये एक बुक के अंदर से ही फोटो क्लिक करी हुई, ICSE वाले 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास होता है, और तुम्हें भी ये याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमें ये सारे याद हो गए तो हमारे लिए केमिस्ट्री की नेमिंग बहुत आसान होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रट लो, एटलीस्ट लिख लो साफ सुथरे पेज पे कि तुम्हारे पास हमेशा ये होना चाहिए। अगर बाय चांस कल को मान लो कोई तुम्हें कहता है कि नहीं तुम्हें फॉस्फाइड बनाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉस्फाइड P3 नेगेटिव है। तुम्हें एल्यूमिनेट बनाना है तो इसका मतलब AlO3 नेगेटिव बनेगा, और इसका O3 नेगेटिव है, ये चार्ज किसी जिसके साथ भी मान लो सोडियम एल्यूमिनेट बनाना है, तो सोडियम एल्यूमिनेट का मतलब सोडियम की वैलेंसी है +1, एल्यूमिनेट की वैलेंसी कितनी है बच्चा, AlO3 3 नेगेटिव, तो ये 3 इसके पैरों में और 1 उसके पैरों में, तो क्या हुआ Na3AlO3, ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास ये टेबल होगा तो तुम्हें कंपाउंड्स को फॉर्म करने में परेशानी नहीं होगी। तो ये बना लेंगे, लिख के रख लेंगे, कुछ याद हो जाएगा, कुछ ओवर द टाइम बार बार जब भी कंपाउंड दिखे तो इससे क्रॉस चेक करते रहो, धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर तक सबको ये कुछ करके रखना है। एटॉमिक नंबर कितना, 20 तक के एटॉमिक नंबर, एटलीस्ट हो सके तो मिनिमम 20 है, वरना 30 तक लर्न करो। एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक मास कैसे करना है अगर मैं सिंपल तुम्हें समझाऊं, एटॉमिक मास याद करने का बहुत सीधा तरीका क्या है बच्चा, डबल कर दो एटॉमिक नंबर को। सिंपल तरीका क्या है, एटॉमिक नंबर को डबल कर दो। जैसे हाइड्रोजन को छोड़ देना, एटॉमिक नंबर 1 है तो ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये और समझना। अभी हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है तो एटॉमिक मास कितना निकलेगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे? न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे बच्चा? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, 4 में से 2 गए तो 2। समझ में आई ये बात? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3, नंबर ऑफ जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो भी 3 ही निकलेंगे। एटॉमिक मास कितना निकलेगा इसका? 6। सीधा डबल कर दिया। समझ में आई ये बात? ये परफेक्ट चलेगा कहां तक? ये चलेगा तुम्हारे 10 तक। 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 18, 10 का 20। परफेक्ट। लेकिन अब उसके बाद क्या शुरू करेंगे? सोडियम Na क्या है बच्चा? एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11, तो इसका डबल कितना होना चाहिए? 22, उसमें +1 कर दो। ये देखो एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना रिक्वायर्ड है उतना काम चला देगा। क्या करना है? जो ऑड नंबर है, अब 10 के बाद वाले जितने भी ऑड नंबर आएंगे उसका क्या करना है? डबल करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे 11 का डबल हुआ 22 + 1 23, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 23 में से 11 माइनस हुए, कितने बच गए? 12। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन 12 के बाद क्या आता है? 11 के बाद आता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक मास सीधा कितना निकलेगा? 24। जो इवन नंबर है उनका तो डायरेक्ट डबल कर दो, लेकिन जो भी ऑड है, जैसे अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13, 13 का डबल कितना हुआ? 26, +1 करेंगे 27 एटॉमिक मास आएगा। समझ में आइए क्या करना है? जो भी इवन नंबर है उसका तो सिर्फ डबल कर देना है, जो ऑड है उसका डबल करके +1 कर दो। जैसे 17 का डबल किया कितना हुआ? 34, 34 + 1 35 हो जाएगा। 19 का डबल किया 38, +1 कर देंगे 39 हो जाएगा। लेकिन जो इवन नंबर है 16 का 32, 18 का 36, 20 का 40, इस तरीके से करेंगे तो एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर तो मेमोराइज ही करना है, उसी के बेसिस पे एटॉमिक मासेस निकालेंगे, उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब क्लियर है बच्चे? ये हम अपने को समझ में आ गया ना सबको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। इसमें किसी को परेशानी? इसी के साथ कंसेप्ट वाइज तुम्हारे दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। मोल कंसेप्ट आउट ऑफ सिलेबस है, अगर फिर भी किसी को समझना है तो बता देना। मोल कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड है, उसके अंदर भी बहुत डिटेल में बात करी हुई है, लेकिन फिर भी किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के मोल कंसेप्ट हम समझ लेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आके, स्पेशली +1 +2 के अंदर आगे तो ये केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होनी है, तो बेटर है कि अभी थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है। और उसके अलावा जो थ्योरेटिकल वाइज है, थ्योरी वाइज है, हमारे दोनों चैप्टर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर मिस किया है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू वो पहला लेक्चर देख लेंगे और उसके बाद इसे देखेंगे, ठीक है। और हर बच्चा इसे रिवाइज करके आएगा, नोट्स से पढ़ेगा अपने, ठीक है। नोट्स बहुत डिटेल्ड हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, साथ में एनसीईआरटी फाइल रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डन।